तो चलिए देखते हैं क्या क्या तरह तरह का बीमारी ये चाहे वो संतरा हो, मौसम्बी हो या नींबूवर्गीय फसल हो, जो ये जनरलाइज पिक्चर है। एक ये मौसम्बी का पौधा पकड़ लीजिए, इसको कहाँ कहाँ तरह तरह के किस प्रकार का बीमारी आते हैं, इसको हम क्लासिफाई किए हैं 1 2 3। फर्स्ट क्लास ऑफ डिजीज वो है जो मट्टी के नीचे आता है, खासकर जो नीचे वाला हिस्सा आपको मालूम है। ये देखिए एक हमने एक गोल रेड मार्क करके रखे हैं और बीच में एक रेड लाइन है। ये रेड लाइन जो है ये है बड यूनियन। बड यूनियन तो आपको पता ही होगा, हमारा कंट्री में जो रूट स्टॉक यूज होता है 90% केस में रफ लेमन का इस्तेमाल होता है एज रूट स्टॉक, और 10% केस में रंगपुर लाइम, कुछ ट्राइफोलिएट ऑरेंज, कुछ अब आजकल हम एलेमो दूसरे रूट स्टॉक का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये खासकर जो रूट पोर्शन को, जो सॉइल बोर्न डिजीज जिसको हम कहते हैं, ये नंबर 1 कैटेगरी में आते हैं, और वो भी मुख्य जो फाइटोप्थोरा का जो बीमारी है वो उसको हम क्लासिफाई करते हैं। फिर नंबर 2 हम बोलते हैं अबव ग्राउंड डिजीजेस, जो आपको ऊपर वाला हिस्से में आते हैं, चाहे वो आपका लीव्स हो, फंदी हो, फ्रूट्स हो। तो ये पोर्शन को, ये सबसे ये इसका खासियत क्या है, जो ऊपर वाला हिस्से में आपका बीमारी आते हैं ये तो आपको दिख जाता है, इसका सिम्टम आसानी से आप दिख सकते हैं, चाहे आपका फंदी सूख रहा है या आपका लीव्स के ऊपर कोई स्पॉट आ रहा है या फल के ऊपर कोई दाग आ रहा है, वो आपको दिख जाता है। लेकिन अगर वो नंबर 1 कैटेगरी में जिसको हम सॉइल बोर्न डिजीज कहते हैं, उसका मैक्सिमम केस में उसका सिम्टम दिखता नहीं है। जब सिम्टम दिखता है तब बड़ा लेट हो जाता है। तो उसको डायग्नोस कैसे करना है और डायग्नोस के उपरांत कैसे उसको मैनेज हम कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम भी चर्चा करेंगे। और तीसरा कैटेगरी का कुछ बीमारी है, अभी आपको बेरे साहब ने बहुत सारा कीड़े मकोड़े का नाम बताया, इंसेक्ट पेस्ट माइट्स है। तो कीड़े मकोड़े तो अपने आप डैमेज करता ही है, लेकिन उसके साथ साथ डैमेज का प्रमाण और बढ़ जाता है। कैसे? उसको जब उसके साथ साथ वो कुछ बीमारियों को, जो इंपॉर्टेंट बीमारी है उसको भी ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे आपको मालूम है मच्छर काटने से आदमी बीमार पड़ जाता है, लेकिन मच्छर ऐसा वो नहीं है। मच्छर उसका वेक्टर है, मतलब मच्छर के अंदर जो प्रोटोजोआ रहता है वो जब एक इन्फेक्टेड आदमी से एक हेल्दी पर्सन में जब ट्रांसमिट हो जाए तब बीमारी होते हैं। तो सिमिलरली ये तीसरे कैटेगरी में जैसे सिट्रसीला हो गया, एफिड्स हो गया, ये कुछ कुछ बीमारी जैसे सिट्रस ग्रीनिंग है, सिट्रस टिस्टिजा वायरस है, ये आपको सो ट्रांसमिट करते हैं। तो इस प्रकार का जो बीमारी है इसको कंट्रोल करने के लिए पहले आपको वो कीड़े मकोड़े को कंट्रोल करना पड़ेगा। आप कीड़े मकोड़े कंट्रोल होगा, मच्छर कंट्रोल होगा, तो ऑटोमेटिकली मलेरिया भी कम हो जाएगा। तो सिमिलरली तो ये कुछ बीमारी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और ये जो ऊपर में जो एक फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें कुछ बीमारी फंगस से होता है, कुछ बीमारी बैक्टीरिया से होता है, कुछ बीमारी वायरल बीमारी से होता है। तो ये 3 कैटेगरी है, जो 3 कैटेगरी का जो माइक्रोब्स है। तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब कोई बीमारी लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहला काम क्या करते हैं? डायग्नोस करते हैं। अगर डायग्नोसिस सही हो जाए कि आपका बीमारी किसके वजह से हो रहा है, क्या बैक्टीरिया के हो रहा है, कि वायरस हो रहा है, कि फंगस हो, तो उसमें आपको 50% काम वहीं पे बन जाता है। तो इसलिए डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, जो हमने ये 3 कैटेगरी का जो बीमारी हमने क्लासीफाई किए हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, कैसे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं और कैसे उसका हम प्रबंधन करेंगे। ठीक है ना। ये फर्स्ट कैटेगरी में जैसे मैं बताया सॉइल बोर्न डिजीज, जिसमें फाइटोप्थोरा आता है, जिसको इसको वाटर मोल्ड्स भी हम कहते हैं। तो इसका कामकाज नर्सरी स्टेज में ही शुरू हो जाता है। ठीक है। तो फाइटोप्थोरा एक ऐसा बुरशी है, ये तो ट्रू फंगस नहीं है, आजकल इसको फंगस लाइक ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, जिसको पानी से बहुत प्यार है, इसलिए इसको वाटर मोल्ड्स कहते हैं। जहां पे भी ये पानी जमा होता है आप समझ लीजिए कि फाइटोप्थोरा उस बगीचे के अंदर कभी ना कभी उसको आना ही है, आके इन्फेक्ट करेगा। तो ये देखिए नर्सरी में, ये जो लेफ्ट साइड में जो कुछ फोटोग्राफ दिख रहा है, ये आपका रफलेमन का सीड बेड का फोटोग्राफ है। देखिए कुछ पौधा निकलने से पहले ही मर गया है। 2 प्रकार का इसको हम डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं इंग्लिश में, प्री इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ और पोस्ट इमरजेंस डैम्पिंग ऑफ। कुछ पौधा निकलने से पहले ही मर जाता है और कुछ पौधा निकलने के बाद मरता है। तो उस हिसाब से हम उसको नाम देते हैं प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस। दूसरा जो राइट साइड में जो 2 फोटोग्राफ दिख रहा है, इसको रूट रॉट है। हम बाद में आपको दिखाएंगे। मौसम्बी या संतरे में 2 प्रकार के रूट सिस्टम होता है, एक तो फाइब्रस रूट्स है और जो बारीक वाला होता है, और दूसरा है मोटे वाला जो जिसको हम टैप रूट बोलते हैं। तो ये फाइटोप्थोरा चुन चुन के वो जो बारीक वाला है फाइब्रस रूट्स है, उसमें ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो ये जब बारीक वाला रूट नीचे से खत्म हो जाता है, ऊपर वाला हिस्से में ऐसे इस पर पीलापन आता है। अब किसी नर्सरी में जाके आप देखेंगे, अगर ऊपर वाला आपका हिस्से में
ट्विग्स में अगर वो कुछ विल्टिंग टाइप का सिम्टम दिख रहा है या पत्ती येलो हो रहा है, इसका मतलब नीचे से वो इन्फेक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया। तो उस प्रकार का पौधे आपको नहीं चुनना चाहिए, उस प्रकार का पौधों को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट करके हेल्दी पौधा लेना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब होता है जी इस प्रकार का पौधा जब किसान का बगीचे में जाते हैं, ठीक है, किसान का बगीचे में जब जाते हैं इमीडिएटली वो मरता नहीं है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम और फिर धीरे धीरे उसमें तरह तरह का सिम्टम आता है जो मैं आगे चल के दिखाऊंगा। और ये देखिए इस प्रकार का नर्सरी किसी के नर्सरी ओनर के पास कभी भी नहीं होना चाहिए। आजकल हमारा चारों तरफ स्वच्छ भारत का कैंपेन चल रहा है, आपका नर्सरी में एक हॉस्पिटल में जैसे डिसइंफेक्शन करके रखते हैं, स्वच्छता मेंटेन करते हैं, ऐसे आपका सिट्रस नर्सरी पकड़ लीजिए, इस प्रकार का एक हॉस्पिटल जैसा ट्रीटमेंट उसमें होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम संतरी या मौसमी में मैक्सिमम जो प्रॉब्लम है ये नर्सरी स्टेज से ही आता है। अगर नर्सरी पौधा आपका सही हो गया, आपका बीमारी मुक्त, जिसको आजकल हम डिजीज फ्री प्लांटिंग में इलाइट प्लांटिंग मटेरियल बोलते हैं, प्लांटिंग मटेरियल आपको अगर सही हो गया तो आपको आंख बंद करके उसमें 15-20 साल आराम से वो पौधा जिंदा रह सकता है बगैर किसी बीमारी को इन्फेक्शन होते हुए। तो कभी भी इस प्रकार का नर्सरी नहीं मेंटेन करना चाहिए। और किसी के पास अगर ऐसे नर्सरी है तो कोई भी आंख बंद करके ये इस टाइप का नर्सरी से पौधा नहीं लेना चाहिए। जो मैं कह रहा था ये देखिए, जब ये पौधा हम किसान के बगीचे में जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एक तरह तरह के इस प्रकार का सिम्टम दिखता है। ये देखिए ये वाला जो फोटो दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में, पूरा उसका जो रूट सिस्टम है पूरा कोलैप्स हो चुका है। पूरा उसका जो फीडर रूट्स है, उसका जो इवन मेन रूट पे भी, ट्रंक में भी वो इन्फेक्शन आ गया है। तो ये सब तरह तरह का सिम्टम है। और ये देखिए जो एक हम बीमारी मुक्त डिजीज फ्री नर्सरी प्लांट्स का जो बात कर रहे थे, ये तीनों स्टेज में हम दिखाए। ये बड यूनियन है शुरू में जहाँ पे हम बडिंग करते हैं, चाहे वो मौसम्बी हो चाहे वो संतरा हो, और नीचे वाला जो है रूट स्टॉक्स है, मोस्ट केस में हम रफलेमन एज ए रूट स्टॉक यूज करते हैं। और ये फिर प्लांटेशन के बाद ये बड यूनियन बनता है, और जब पौधा मैच्योर हो जाता है इस प्रकार का स्मूथ बड यूनियन बन जाता है। तो ये दो चीज है इधर। ये देखिए जो नीचे वाला रूट स्टॉक है, जनरली जो फाइटोप्थोरा का जो जिसको हम अभी बात कर रहे हैं, फाइटोप्थोरा का जो इन्फेक्शन है, जो उसका एक्टिव रीजन जो है वो रूट है, नीचे वाला ये रूट का हिस्सा। तो बीमारी मुक्त पौधा किसको बोलेंगे हम? जो जिस रफलेवन या रंगपुर लाइम जिसका रूट सिस्टम में बिल्कुल कोई फाइटोप्थोरा ना हो, और ऊपर वाला हिस्से में ये बड यूनियन के ऊपर जो ये मौसम्बी वाला हिस्सा है उसमें कोई ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल डिजीज ना हो। ठीक है ना, ग्राफ्ट ट्रांसमिसिबल डिजीज मतलब कुछ वायरस और बैक्टीरिया, सिस्टस टिचिया वायरस हो गया, रिंग स्पॉट वायरस हो गया आपका, फिर ग्रीनिंग बैक्टीरिया हो गया, ये आपका ड्यूरिंग प्रोपागेशन बडिंग के दौरान ग्राफ्टिंग के समय ये ट्रांसमिट होता है। तो बीमारी मुक्त पौधा दो हिस्से हैं। फिर ये नीचे वाला हिस्से में कोई भी सॉइल बोर्न पैथोजन नहीं होना चाहिए, चाहे फाइटोप्थोरा हो या फ्यूजेरियम हो, और ऊपर वाला जो हिस्से में इसको हम सायन बोलते हैं, मौसम्बी वाला हिस्से में कोई भी ग्रीनिंग या कोई दूसरा वायरस नहीं हो, तभी जाके उसको हम डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल बताएंगे। और एक ये देखिए बड यूनियन, और एक किसान लोग क्या करते हैं, वो जनरली जब पौधा यंग रहता है उसके ऊपर मट्टी चढ़ा देते हैं। ये गलत प्रैक्टिस है। मट्टी चढ़ाने से क्या होता है, ये बड यूनियन जो जोन है ये बहुत पूरा थ्रू आउट द लाइफ बहुत नाजुक रहता है। मैक्सिमम केस में ये डिंकिया का जो फाइटोप्थोरा है उसका एंट्री यही पॉइंट से होता है। तो बड यूनियन को आपको संभाल के रखना पड़ेगा, उसका पूरा थ्रू आउट द लाइफ स्पैन ऑफ दिस मौसम्बी। तो इसको कभी भी आपको, एक तो आपको कोई इंजरी पहुंचना नहीं चाहिए, और इसके ऊपर मट्टी ढक के नहीं रखना चाहिए। मट्टी ढकने रखने के बाद उसमें आगे चल के मैं फोटो दिखाऊंगा, उसमें अगर फाइटोप्थोरा का इन्फेस्टेशन आ गया तो ये पूरा जो कॉलर रीजन है पूरा खराब हो जाएगा और आपका पौधा का डिक्लाइन हो जाएगा। ये जो मैं ये देखिए फोटो जो मैं बता रहा था आपको, बडिंग के दौरान ये कुछ बीमारी का ट्रांसमिट होता है। मैं आगे चल के बताऊंगा, सिट्रस ग्रीनिंग हो गया, सीटीबी जैसा वायरस हो गया, दूसरा और कुछ वायरसेस है जो इसका ट्रांसमिट होता है। तो डिजीज फ्री पौधा हम उसी को बोलेंगे जो जिस पौधे में आपको नीचे रूट रीजन में फाइटोप्थोरा या फ्यूजेरियम जैसा सॉइल बोर्न पैथोजन नहीं होगा, और इस जो मौसम्बी वाला हिस्सा है जिस मातृवृक्ष से आप पौधा ले रहे हैं, जो जहां से बड ले रहा है, उसमें बिल्कुल कोई भी आपका वायरस या बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, सीटीबी या ग्रीनिंग जैसा बीमारी नहीं होना चाहिए। आगे चलिए, बगीचे में कैसे हम इन्फेक्शन होता है फाइटोप्थोरा के कारण वो हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जब फोटो है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी फोटोज है, आप अच्छा से देख लीजिए। ये जो गम जो जहां से निकलता है, फाइटोप्थोरा जो ये बुर्सी है, ये बेसिकली इट इज ए रॉट पैथोजन।
हाँ, ये डिफरेंट ऑर्गन्स को खराब कर देता है, सड़ा देता है। हाँ, और जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है उस हिसाब से हम उसको नाम देते हैं, ठीक है ना। जब रूट को इन्फेक्ट करता है हम उसको रूट रॉट कहते हैं, जब उसको कॉलर रीजन को इन्फेक्ट करते हैं उसको हम कॉलर रॉट बोलते हैं, जब ये नीचे थोड़ा जो जहाँ से रूटिंग शुरू होता है, जब क्राउन पोर्शन को इन्फेक्ट उसको क्राउन रॉट बोलते हैं, और जब ये छिलटा जब खराब हो जाता है, बार्क टिश्यू जब खराब हो जाता है उसको हम डिंकिया कहते हैं या गमोसिस कहते हैं, जब क्योंकि इसमें गमूजिंग होता है। ये आप देखिए इस प्रकार, ये जब आप छिलटा निकाल के इधर से देखेंगे, देखिए पूरा जो छिलटा है बार्क टिश्यू है पूरा सड़ गया है। और ये बार्क टिश्यू बहुत एक अहम हिस्सा है मौसमी पौधा का। ये देखिए गामोसिस कैसे फैलता है, पानी के छींटे के साथ। हाँ, जब फाइटोप्थोरा तो मट्टी में रहता है। हाँ, जब रेनी सीजन बारिश आता है मट्टी से वो उसका स्पोर्स वगैरह सब एक्टिव हो जाता है, फिर वो स्पोर उड़ के ये छिलटे के ऊपर आता है और धीरे धीरे, लेकिन इन्फेक्शन तुरंत नहीं दिखता है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको फिर जून से अगर इन्फेक्शन शुरू होता है तो जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीना लगता है उसको थोड़ा सा अंदर में लीजन बनाने के लिए। फिर आपको इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर से बढ़िया से आपको गमोसिस सिम्टम आपका बगीचे के अंदर दिखना शुरू हो गया। ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें जो फ्लोएम, ये जो छिलटा है, छिलटा में फ्लोएम टिश्यू रहता है। पत्ती में जो खाना बनता है फोटोसिंथेसिस द्वारा जो ग्लूकोज वगैरह सुक्रोज जो बनता है वो आपका ये छिलटा के सहारे नीचे जाड़ों तक आ जाता है। लेकिन ये डिंकिया जब होता है पेड़ में क्या होता है, इसका जो जब ये छिलटा खराब हो जाता है, फ्लोएम टिश्यू पूरा खराब हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, तो जो पत्ती में जो खाना बनता है वो रूट तक नहीं पहुंचता है, इसलिए रूट नीचे रूट भी डिजेनरेट कर जाता है और पौधा धीरे धीरे उसका डिक्लाइन की तरफ बढ़ जाता है। इसमें हम दिखा रहे हैं तरह तरह का डिफरेंट स्टेजेस ऑफ गमोसिस। देखिए एक मामूली सा दाग जैसा डॉट जैसा इसका शुरू होता है और धीरे धीरे ये पूरा जो छिलटा है इसको घेर लेता है और इन्फेक्शन काफी बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग ऑफ द प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हफ्ते में 2-3 दिन जाके ईच एंड एवरी प्लांट को मॉनिटर करना बहुत आपको जरूरी है, क्योंकि इस फर्स्ट स्टेज में अगर आप कोई भी कंट्रोल मेजर्स लेंगे, सिंपल सा बोर्डो पेस्ट या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का अगर पेस्ट इसमें लगा देंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर इसको आप अलाउ करेंगे, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, तो अगर ये तीसरा या चौथा स्टेज में आ जाएगा, लेट मी टेल यू, दुनिया का एक भी केमिकल नहीं है जो ये बीमारी को कंट्रोल कर पाएगा। तो इसको आपको तो आगे बढ़ना ही नहीं देना चाहिए। हाँ, बाद में ये अगर ये करेंगे तो ये लेशन हील हो जाता है, इसमें कैलस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन बिल्कुल आप उसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ जाएगा तो फिर बड़ा मुश्किल रहेगा उसको कंट्रोल करने के लिए। और बहुत सारा केस में ये जहाँ से गम निकलता है उसमें आपको ऐसे छोटे छोटे सफेद चीटी जैसा कोई बारीक सा ऐसे मकड़ी बैठे रहता है, तो किसान क्या सोचते हैं कि उसमें ये कोई हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रहा है क्या सर? आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू। तो ये जब ये जहाँ से डिंग निकलता है उसमें काफी सारा ऐसे छोटे छोटे सफेद इल्ली जैसा बैठे रहते हैं, और तो लोग किसान क्या सोचते हैं कि वो कीड़े की वजह से हो रहा है, लेकिन असल में ये गमोसिस है जो फाइटोप्थोरा की वजह से हुआ है। तो कंट्रोल करने के लिए आप इंसेक्टिसाइड आपको मारेंगे तो ये कीड़े तो मर जाएगा, लेकिन उसका जो रूट कॉज है जो गमोसिस है वो डिंकिया खत्म नहीं होगा। तो उसको खत्म करने के लिए क्या क्या केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। तो ये जो मैं कह रहा था, जो डिफरेंट पोर्शंस है इसको हम गार्डलिंग कहते हैं। जो छिलटा जब पूरा खराब हो जाता है वो रूट्स, जब रूट स्टॉक पोर्शन में होता है उसको हमको क्राउन रॉट बोलते हैं, और जो फुट रॉट तभी बोलते हैं जो स्पेशली जब बॉडी यूनियन के ऊपर जो रॉटिंग रहता है उसको हम फुट रॉट कहते हैं। तो तरह तरह का उसमें सिम्टम आता है, डिफरेंट पोर्शन ऑफ द प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। ये देखिए एक मौसम्बी का पौधा है, टिपिकल सिम्टम है, और जिस पोर्शन वो खराब कर देता है जनरली, ये देखिए इन्फेक्शन राइट साइड में लिमिटेड है, और राइट साइड का जो कैनोपी है, जो ब्रांचेस है, पूरा येलोइंग टाइप का हो गया। ये देखिए ये क्लोजअप है थोड़ा सा, पूरा वेन्स येलो हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो कंडक्टिंग टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू, ये पूरा खराब हो चुका है। आपका इसमें से मतलब न्यूट्रिएंट और वाटर का मूवमेंट बिल्कुल ये राइट साइड में बंद हो गया, इसलिए इसका पत्ती का हालत ऐसे हो रहा है, पूरा पीलापन धीरे धीरे ये खत्म की ओर जा रहा है। और जो दूसरा जो हिस्सा है जो फाइबरस रूट रॉट, जैसे मैं पहले आपको बताया, मौसमी में 2 प्रकार का रूट सिस्टम होता है, एक तो मोटे वाला टैप रूट रहता है और उसके साथ ये बारीक वाला आपका फीडर रूट्स रहता है। तो फीडर रूट्स आपका बगीचे के अंदर रूट रॉट शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके एग्जामिन करने के लिए एक बहुत ही आसान सा तरीका है।
आपको क्या करना है, थोड़ा सा मट्टी ऊपर में हटा दीजिए, मट्टी हटा के फिर देख लीजिए आपका ये जो जैसे मैं फोटो में दिखाया 2 उंगली से आप उसको खींचिए। अगर ये रूट्स के ऊपर भी एक छिलटा होता है जिसको हम कॉर्टिकल टिश्यू बोलते हैं, अगर आपका हाथ में कॉर्टिकल टिश्यू आ जाता है और नीचे ये सफेद धागा जैसा एक स्टीली पोर्शन अगर निकल जाता है, इसका मतलब आपका वो फीडर रूट रॉट शुरू हो गया है, मतलब रूट्स का रॉटिंग शुरू हो गया है। इमीडिएटली आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल मेजर्स ले लेना चाहिए। हाँ, ये आप टेक्निक तभी इस्तेमाल कीजिए, कभी कभी आपको बगीचे में जाके आप जब देखते हैं पत्ती का मुरझा जाना, फिर विल्टिंग टाइप का सिम्टम होना, अगर उस टाइप को पत्ती का पीलापन होना, उस टाइप का सिम्टम दिख रहा है तो इमीडिएटली आपको नीचे ऐसे मट्टी खोल के उसको ये फीडर रूट का एग्जामिन कीजिए। अगर ऐसे आपको दिखता है रूट रॉटिंग शुरू हो गया तो इमीडिएटली आपको कंट्रोल, ये देखिए ऊपर वाला हिस्से में इस प्रकार का टिपिकल जो डाईबैक एंड डिक्लाइन सिम्टम बोलते हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका नीचे रूट सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है, उसमें कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली। तो कभी कभी क्या किसान सोचते हैं कि पानी का कमी के वजह से हो रहा है, तो उन्होंने और पानी डाल देते हैं और उसमें डिजेनरेशन और डिक्लाइन और जल्दी से हो जाता है। तो उसको सही कारण निकालना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से कंट्रोल मेजर्स भी हम कर सकते हैं। ये देखिए जो उसका रूट सिस्टम है पूरा, उसका रूट का छिलटा खराब हो रहा है, तो टिपिकल रूट रॉटिंग ये सिम्टम है। थोड़ा मैं एक कार्टून के जरिए मैं सेम थिंग आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पे ये राइट साइड में ये फाइटोप्थोरा का स्पोर्स है, ये स्पोर पूरा इसका रूट्स को खा रहा है। हाँ, ये अभी हेल्दी रूट्स तो बाएं तक अभी तक जिंदा है, लेकिन धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी खराब हो जाएगा। और राइट साइड में ये खा रहा है तो राइट साइड में ब्रांचेस भी डेड हो रहा है। ये देखिए टिपिकल एक ये संतरा का पौधा, ऑफ कोर्स ये राइट साइड में देखिए सेम थिंग इज हैपनिंग। हाँ, तो इसमें पूरा आपका डाईबैक डिक्लाइन टाइप का सिम्टम दिख रहा है, क्योंकि इसका राइट साइड में नीचे वाला जो हिस्से में कुछ रूट्स बचा ही नहीं है, इसलिए अगर इमीडिएटली आप कुछ कंट्रोल मेजर्स नहीं लेंगे ये भी फैल जाएगा। लेफ्ट साइड में थोड़ा बहुत जो हेल्दी पोर्शन दिख रहा है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आपको डिजीज को पहचानना भी आपको बहुत महत्वपूर्ण है। ये है ब्राउन रॉट। जब फाइटोप्थोरा आपको फल के ऊपर आ जाता है, फल के ऊपर जो इन्फेक्शन पैदा करते हैं उसको हम ब्राउन रॉट कहते हैं। ये देखिए जब अगस्त सितंबर स्पेशली जुलाई अगस्त महीने में जब लगातार 3-4 दिन बारिश होता है, वातावरण में जब नमी बहुत बढ़ जाता है, तो वो कंडीशन बहुत आइडियल रहता है फॉर फाइटोप्थोरा। फिर नीचे से स्पेशली लो हैंगिंग ब्रांचेस में फ्रूट में पहले आ जाता है और एक फ्रूट से फिर दूसरा फ्रूट में उसका ट्रांसमिशन हो जाता है। इसको हम ब्राउन रॉट कहते हैं। पिछले साल आपका ये काटोल नार्केड एरिया में काफी इसका एपिडेमिक टाइप का हुआ था। हमने बगीचे में जाके एग्जामिन किया था, हमारा टीम गया था, हमारा इधर CCRI से 40 to 50% एक एक बगीचा में उसका फ्रूट का लॉस हो गया था। आप सोच सकते हैं कि मैच्योर फ्रूट जब लॉस होता है आपको डायरेक्ट लॉस पूरा। इसमें देखिए पूरा की पूरा सब फाइटोप्थोरा, वो भी फाइटोप्थोरा में 2-3 अलग अलग स्पीसीज है। स्पेशली जो ब्राउन रॉट है फाइटोप्थोरा पामिवोरा बोल के एक स्पीसीज है, वो इसके लिए जिम्मेदार रहते हैं। ये मीडिया में काफी कवरेज हुआ था पिछले साल, हमने एडवाइजरी भी अकॉर्डिंगली दिया था। तो जो लोग पहले से भी स्प्रे करके रखा था उसका बगीचे में डैमेज उतना नहीं रहा, लेकिन जो लोग शुरू से ही कुछ भी स्प्रेइंग या एडवाइजरी फॉलो नहीं किया था उनके बगीचे में बहुत सारा डैमेज हो गया था। ये देखिए अभी आपने बेरे साहब ने आपको फ्रूट सकिंग मॉथ के बारे में बताया, तो ये ब्राउन रॉट का ये लेफ्ट साइड में फोटो है और राइट साइड में फ्रूट सकिंग मॉथ का है। दोनों का अंतर देखिए, ब्राउन रॉट आपका थोड़ा टाइट रहेगा, लेकिन फ्रूट सकिंग मॉथ में थोड़ा सा आपको ऐसे जूस निकलते हुए आपको बाहर आएगा और थोड़ा सा दबदबा करेगा, थोड़ा ज्यादा सॉफ्ट रहेगा। लेकिन फाइटोप्थोरा इन्फेक्शन जिसको हम ब्राउन रॉट कहते हैं वो इनिशियली बहुत टाइट रहेगा, आप उसको आप टच करेंगे तो हार्ड महसूस होगा, फिर आपको 10-15 दिन के बाद थोड़ा सा उसमें सॉफ्टनेस आएगा। लेकिन फ्रूट सकिंग मॉथ से शुरू से ही बहुत सॉफ्ट रहेगा और उसमें से जो जहां से पंक्चर रहेगा, इसमें कोई पंक्चर नहीं रहेगा, जहां से पंक्चर रहेगा पंक्चर से आपको जूस निकलते हुए दिखाई देगा। तो ये दोनों का अंतर है। दूर से आप देखेंगे तो कभी कभी मतलब दोनों को सिमिलर टाइप का सिम्टम लगता है। ये देखिए जैसे चेहरे का कभी विभिन्न भिन्न प्रकार की भाव होते हैं, ऐसे फाइटोप्थोरा के भी तरह तरह का भाव है। फाइटोप्थोरा, इसीलिए हम फाइटोप्थोरा का सिंगल डिजीज नहीं बोलते, फाइटोप्थोरा डिजीजेस कहते हैं। मतलब कंडीशंस के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से तरह तरह का बीमारी आता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक साथ आएगा। किसी का बगीचे में सिर्फ डिंका ही आएगा, उसमें रूट रॉट नहीं दिखाई देगा। किसी का बगीचे में सिर्फ कॉलर रॉट दिखाई देगा, दूसरा कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर कभी कभी हेवी इंसिडेंस हो गया तो सब कुछ एक साथ दिखाई दे सकते हैं। गमोसिस के साथ ये कॉलर रॉट, फुट रॉट, क्राउन रॉट सब कुछ एक साथ दिख सकते हैं। जैसे हमने पिछले बार देखा कुछ कंडीशन के हिसाब से बगीचे में सिर्फ ब्राउन रॉट आया था, उसके बगीचे में डिंका ही नहीं था, लेकिन ओनली ब्राउन रॉट आया था। तो मतलब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल गया था, उसलिए आया था।
तो ये तरह तरह का बीमारी नर्सरी स्टेज में देखिए डंपिंग ऑफ हो गया, रूट रॉट हो गया, और ये जो बगीचे में आपको डिंकिया हो गया, कॉलर रॉट है, रूट रॉट है, तो तरह तरह का, इवन पत्ती के ऊपर भी आता है, पत्ती के ऊपर टिपिकल जो फोलिएज ब्लाइट टाइप का सिम्टम फाइटोप्थोरा से आता है। तो ये तो गया तरह तरह का सिम्टम। अभी हम देखते हैं इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसका प्रबंधन क्या है। जैसे मैं आपको पहले बताया कि फाइटोप्थोरा का कामकाज नर्सरी स्टेज में शुरू हो जाता है, तो आपको नर्सरी स्टेज से ही आपको सावधानियां बरतना पड़ेगा। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो जिस मट्टी से, जिस पॉटिंग मिक्सचर से आप नर्सरी पौधा बना रहे हैं, इट शुड बी एब्सोल्युटली स्टेराइल, उसमें फाइटोप्थोरा का कोई भी जंतु नहीं होना चाहिए। तो कुदरत ने हमारा नागपुर कंडीशन में टेम्परेचर अभी जो चल रहा है, टेम्परेचर बहुत हाई जाता है जनरली। इस साल तो वातावरण फिर भी ठीक है, 45 के आसपास चले जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर को फायदा लेते हुए हमने सॉइल सोलरेशन एक टेक्निक डेवलप किए हैं, तो जिसमें हम ये पौधा बनाते हैं। हाँ, चाहे वो सॉइल सोलरेशन हो या सॉइल फ्यूमिगेशन हो। फ्यूमिगेशन में हम डाइजोमेट बोल के एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं, या एक्सट्रीम स्टेरिलाइजेशन हो। ये सभी मेथड का एक ही मकसद है, हमको जिस पॉटिंग मिक्सचर से पौधा बनाना है दैट शुड बी एब्सोल्युटली स्टेराइल। उसमें एक तो आपको फाइटोप्थोरा नहीं होना चाहिए, फाइटोप्थोरा के साथ साथ कुछ निमाटोड है, हार्मफुल कुछ इंसेक्ट्स है, कुछ हार्मफुल वीड सीड्स है, वो भी बिल्कुल सब उसमें नहीं होना चाहिए। तो वो जब हम इसको हम कंटेनराइज नर्सरी सिस्टम बोलते हैं, वो हम आगे चल के दिखाएंगे आपको। ये कंटेनराइज्ड नर्सरी सिस्टम का ये फायदा है कि इतना सारा प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर एक आधा पौधे में ये फाइटोप्थोरा की इन्फेक्शन आ जाता है, उसको हम स्ट्रेट अवे डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन हैड इट बीन ए ओपन बेड नर्सरी, जैसे आम ट्रेडिशनल नर्सरी में क्या होता है, एक बार फाइटोप्थोरा आ जाता है तो आग जैसा पूरा के पूरा लॉट, नर्सरी प्लांट का लॉट खत्म हो जाता है। हाँ, तो ये हम प्राइमरी नर्सरी से लेके सेकेंडरी नर्सरी तक हमको ये कंटेनर में रखना चाहिए। हाँ, तो इसको हम कंटेनराइज नर्सरी सिस्टम बोलते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्थोरा फ्री प्लांटिंग मटेरियल। तो ये इस प्रकार का नर्सरी आप प्लांट यूज करेंगे तो उसमें फाइटोप्थोरा का इंसिडेंस काफी कम रहेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बड यूनियन है वो आपको सॉइल से 9 से 10 इंच ऊपर रहना बहुत जरूरी है। हाई बडिंग, स्पेशली हमारा देखिए विदर्भ कंडीशन में चिकन माती रहता है, हाई क्ले कंटेंट है, हाँ, पानी बहुत दिन पकड़ के वो रहता है, हाँ, जिसको हम हेवी सॉइल कहते हैं। तो ये हेवी सॉइल एक कारण है, इसमें फाइटोप्थोरा बहुत आइडियल कंडीशन, फाइटोप्थोरा के लिए मोस्ट कंड्यूसिव फेवरेबल कंडीशन बनता है। तो बड यूनियन आप जितना ऊपर में रखेंगे, जैसे मैं बताया कि पानी का स्प्लैश होके फाइटोप्थोरा का स्प्रेड होता है। दो रफलेमन तो सब्स्टिट्यूएबल है, लेकिन रफलेमन से भी ज्यादा सब्स्टिट्यूएबल है वो संतरा या मौसमी वाला हिस्सा, समझ रहे हैं ना। जो बड यूनियन है, बड यूनियन के ऊपर वाला जो हिस्सा है जिसमें संतरा वाला पार्ट या मौसमी वाला पार्ट रहता है, तो उसमें फट से इन्फेक्शन आता है। लेकिन इस बड यूनियन जितना ऊपर में रहेगा, मैं फोटो दिखा रहा हूँ, देखिए बड यूनियन जहाँ पे ये चिपका हुआ रहेगा, इसमें इन्फेक्शन बहुत जल्दी से आएगा। अगर ये बड यूनियन आपको ऊपर रहेगा, मिनिमम 9 इंच, मतलब लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर ऊपर में रहेगा, तो उसमें आपको गमोसिस का इंसिडेंस काफी कम हो जाएगा। और दूसरा एक एलेमो बोल के रूट स्टॉक है, जैसे मैं बताया रफलेमन का रूट स्टॉक ज्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन हमने हमारा पिछले कई सालों में रिसर्च देखी है, एलेमो जो है, जो कम्प्लीटली भी इम्यून नहीं है फाइटोप्थोरा से, लेकिन इसका टॉलरेंट लेवल काफी अच्छा है। अभी कभी हम हमारा केंद्र में आएंगे तो शुरू वाला जो 3-4 ब्लॉक है, ये एलेमो रूट स्टॉक के ऊपर है। तो हम ये रूट स्टॉक को हम यहाँ प्रमोट कर रहे हैं एज ए फाइटोप्थोरा टॉलरेंट रूट स्टॉक। और ये जो रेस बेड, ऑलरेडी रेस बेड जो प्लांटिंग सिस्टम है, इसके ऊपर आपके ऊपर चर्चा हुआ होगा। तो इसका मेन फायदा ये है कि इसमें पानी जमा नहीं होता है। जैसे मैं पहले बताया कि वाटर स्टेग्नेशन, जहाँ पे पानी जमा होता है 100% फाइटोप्थोरा का इन्फेक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। तो अब ऊपर में रहेगा, पूरा रेस्ड बेड में रहेगा, तो पानी तो जमा होने का सवाल ही नहीं है, पानी अपने आप निकल जाएगा। तो पानी निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका फाइटोप्थोरा का इंसिडेंस कम हो जाएगा बगीचे में। ये देखिए वाटर मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज फाइटोप्थोरा मैनेजमेंट इज कंसर्न। जिसके पास ड्रिप है वो तो सबसे अच्छा है। और अगर आपको ओपन टाइप का पट पानी देना है तो इस प्रकार का डबल रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन में जाना चाहिए। कहने का मतलब है, ये आपको जो तने हैं स्टेम से पानी का जो डिस्टेंस है मिनिमम आपको 50 सेंटीमीटर, यानी कि 1.25 फुट का डिस्टेंस रहना चाहिए। पानी आपको ऐसे रहना चाहिए। पानी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेगा तो उसमें ढिंकिया या रूट रॉट आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये जो सिंपल कुछ टेक्निक्स है, जैसे मैं बताया फाइटोप्थोरा एक बार आपका बगीचे में आ गया, कोई परमानेंट उसको क्योर नहीं है। हाँ,
जैसे हम बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आजकल कोविड का जमाना चल रहा है, बहुत सारा हमको सावधानियां लेना पड़ता है, तो इसलिए इस सिमिलर टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आपको फाइटोप्थोरा के लिए भी बहुत जरूरी है लेना। जैसे मैं बताइए, देखिए बड यूनियन जब आप मट्टी से ढक देते हैं, अगर ये इसमें मट्टी में आपको फाइटोप्थोरा का जंतु बारिश के समय आ जाता है, तो धीरे धीरे ये जो बड यूनियन है इसमें एंट्री हो जाता है, और ये देखिए कुछ दिन बाद आपका ये कॉलर, टिपिकल ये कॉलर टाइप का सिम्टम दिखाई देते हैं। तो बिल्कुल इस प्रकार का नहीं, मट्टी ऐसे खींच खींच के हिपिंग ऑफ सॉइल अराउंड द ट्रंक नहीं होना चाहिए। इसको आप प्लेन रख दीजिए। ये जो बड यूनियन है आपको इसमें हवा लगना चाहिए। और साल में 2 बार बोर्डो पेस्ट साइंटिफिक वे में कैसे बनाना चाहिए वो हमारा वेबसाइट में आप जाके देख लीजिए। एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो हमने बना के रखा है। 1 किलो कॉपर सल्फेट, 1 किलो चूना, 1 किलो मोरचूना, 10 लीटर पानी, ये रेशियो में आपको ये बनाना चाहिए। और साल में 2 बार, एक तो बारिश आने के पहले जस्ट इन द फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ जून, और एक दूसरा बारिश चले जाने के बाद समटाइम्स फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर। ये साल में आपको 2 बार ये मैंडेटरी एप्लीकेशन आपको लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, इसमें कॉपर का अगर कोटिंग रहता है शुरू से ही, तो जैसे मैं बताया आपको डिंकिया का स्प्रेड कैसे होता है, ये मट्टी से पानी का छींटा उड़ के फिर ऊपर में आ जाता है उसका स्पोर्स, लेकिन स्पोर उधर इसमें ट्रंक में आएगा भी, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। और बहुत सारा केमिकल्स भी उपलब्ध है, कॉपर फंजीसाइड जैसे मैं बताया आपको, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, बोर्डो पेस्ट हो गया, और कुछ सिस्टेमिक फंजीसाइड्स है। 2 सिस्टेमिक केमिकल्स बहुत पॉपुलर है। एक तो आपको पता ही है रिडोमिल, जिसमें ये मेटालक्सिल मेफिनॉक्सम है। पहले जमाने में रिडोमिल MZ72 आता था, जिसमें आपका 8% मेटालक्सिल और 64% मैंकोजिब हुआ करता था। आजकल रिडोमिल गोल्ड करके आ रहा है, जिसमें 4% मेफिनॉक्सम है, उसके साथ साथ 64% मैंकोजिब का मिक्सचर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक साइमोक्सानिल करके, कार्जेट करके एक केमिकल है, जो ऑलरेडी लेबल क्लेम में भी है सिट्रस गामोसिस के अगेंस्ट में, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डाइमेथोमोर जो बाजार में एक्रोबैट के नाम पे मिलता है, फोसेटाइल एल्यूमिनियम जो एलिएट के नाम पे बिकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स है, सिस्टेमिक केमिकल्स है, ये आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो जब मेटालक्सिल मेफिनॉक्सम यानी कि रिडोमिल का इस्तेमाल करेंगे, उसको सॉइल ड्रेंचिंग होना चाहिए, क्योंकि उसका जो मूवमेंट है जाइलम मूवमेंट है, वन वे मूवमेंट है, अपवर्ड मूवमेंट है। लेकिन अगर आप एलिएट का इस्तेमाल करते हैं, एलिएट का 2 वे मूवमेंट है, उसको फोलियर स्प्रे से हो जाएगा। लेकिन अगर मेटालक्सिल इस्तेमाल करते हैं, उसका 2.5 ग्राम प्रति लीटर डोज है। एक स्टैंडर्ड आपको बड़े वाला पेड़ के लिए, मतलब 15-16 साल के पेड़ के लिए कम से कम आपको 9 से 10 लीटर पानी ये लगता है सोल्यूशन। ये देखिए फोसेटाइल एल्यूमिनियम का स्प्रे, फोलिया स्प्रे है। ये एलिएट एक यूनिक केमिकल है, इसका एक यूनिक प्रॉपर्टी है, इसको एम्फीमोबाइल बोलते हैं। बोथ इसका अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट रहता है। ये एक यूनिक सिस्टमिक केमिकल्स है। और एलिएट पौधे के अंदर रेजिस्टेंस भी ग्रो करता है, तो थोड़ा सा इसको कॉस्टली पड़ता है, लेकिन एलिएट का इस्तेमाल बहुत अच्छा रहता है। जैसे मैं ब्राउन रॉड दिखाया, पिछले साल जो किसान बंधु ऑलरेडी एलिएट का एप्लीकेशन करके रखा था, उसके बगीचे में बिल्कुल ब्राउन रॉड नहीं आया था। तो ब्राउन रॉड कंट्रोल के लिए भी एलिएट बहुत एक अहम आपका केमिकल है। और डिंकिया को कंट्रोल करने के लिए आपको कैसे करना चाहिए, देखिए कुछ फोटो में हमने दिखाया। जो जिस पोर्शन से गम निकल रहा है, जहां से गम निकल रहा है, उसको पहले क्लीन करना चाहिए। जैसे कोई आपका बदन काट गया, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पहला काम क्या करते हैं, जहां से आपका खून निकल रहा है उसको पहले क्लीन करते हैं स्पिरिट से। तो उस प्रकार से आपको जहां से, जिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन जहां से ये गॉन निकल रहा है, उसको पहले क्लीन कीजिए, उसको साफ कीजिए। उसके बाद आप, अगर इंटेंसिटी कम रहा तो सिंपल बोर्डो पेस्ट से कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो आप रिडोमिल या एलिएट जैसा सिस्टमिक का इस्तेमाल कर सकते हैं गमोसिस कंट्रोल के लिए। और जो रिकमेंडेड केमिकल जो बताए उसका इस्तेमाल कीजिए। ये देखिए कुछ 1-2 साल पहले एक कोई कस्टमर मुझे एक फोटो व्हाट्सएप किया था। वो बोला साहब, एक कोई कंपनी वालों ने आके मुझे दिया ऐसे पेस्ट, हमने तो लगा दिया, लेकिन लगाने के बाद ये पूरा इसमें गम निकलना शुरू हो गया। एक्चुअली क्या था, वो हर्बल पेस्ट में वो सोल्यूशन जब बना, वो पूरा एसिडिक बन गया, तो जो विच इज वेरी इंजूरियस फॉर द ये बार्क टिश्यू, तो अपने आप ऐसे गम निकलना शुरू हो गया। तो कहने का मतलब, कोई भी एबीसी केमिकल बाजार में कोई भी अगर किसी को आपको बोल दे, उसको इस्तेमाल मत कीजिए। जो ओनली रिकमेंडेड जो केमिकल्स है उसका ही इस्तेमाल कीजिए।
बायोलॉजिकल कंट्रोल बहुत इफेक्टिव है, जैसे मैं बताया फाइटोप्थोरा सॉइल बोर्न पैथोजन है, सॉइल बोर्न पैथोजन के लिए कोई भी बायो एजेंट बहुत इफेक्टिव रहता है। तो हमने हमारे रिसर्च में एक यूनिक स्ट्रेन NRCFBA44 ट्राइकोडर्मा हार्जी नाम का एक माइक्रोपैरासाइटिक स्ट्रेन हमने आइडेंटिफाई किए हैं। ये देखिए फाइटोप्थोरा को कैसे कॉइल करके ये खत्म करता है। तो इसको हमने मास मल्टीप्लाई करना शुरू किया है और किसान को डिस्ट्रीब्यूट करना भी शुरू किए हैं। हमारा जो टैल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन एक बना है, वो फॉर्मुलेशन को आपका नर्सरी स्टेज से लेके एकदम फुल फ्लेजेड बगीचे में मैच्योर प्लांट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गामोसिस कंट्रोल के लिए भी उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो पॉपुलर एप्लीकेशन है सॉइल एप्लीकेशन है। आपको टैल्क फॉर्मुलेशन के साथ 100 ग्राम आइदर गोबर खाद या गांडूर खाद के साथ मिला के आप रूट जोन में, बेसिन जोन में उसमें डालिए और अप्लाई कीजिए। जो हम पौधा का डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसमें भी हम ये ट्राइकोडर्मा टैल्क बेस्ड फॉर्मुलेशन हम डाल के हम किसान को अभी दे रहे हैं। और एक इनर्चिंग बोल के एक मेथड है जिसमें आप कोई भी कॉलरॉट अफेक्टेड प्लांट को आप इसमें रेजुमिनेट कर सकते हैं। ये देखिए, अगर बीच वाला अगर पौधा पूरा कॉलरॉट से खत्म हो गया तो इसमें क्या बगल से आपको 3 ऐसे रेजिस्टेंट रूट स्टॉक इसमें आपको ग्राफ्ट करना पड़ता है। तो इसी के सहारे पौधा जिंदा हो जाता है। तो इसको हम इनर्चिंग बोलते हैं। इनर्चिंग इज अ टेक्निक फॉर रेजुमिनेटिंग फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेड प्लांट। ऐसा देखा गया कि फाइटोप्थोरा के साथ साथ बगीचे के अंदर ये फ्यूजेरियम का भी इंसिडेंस काफी बढ़ जाता है। आप थोड़ा मट्टी हटा के जब देखेंगे इस प्रकार का अगर ब्लैकिश कोई स्पोरुलेशन या ब्लैक कलर का टिश्यू अगर दिखता है, इसका मतलब आपका बगीचे में ये फ्यूजेरियम आ गया है। फ्यूजेरियम जैसे मैं बताया फाइटोप्थोरा चुन जनरली जो बारीक वाला रूट सिस्टम होता है, फाइबरस रूट को खत्म करता है, लेकिन फ्यूजेरियम जो मोटे वाला है, जो टैप रूट सिस्टम है, उसका छिलटा को पूरा खत्म कर देता है। तो अगर फ्यूजेरियम आपको बगीचे के अंदर आ गया, आप साउथ में सातगुड़ी ऑर्चर्ड में जाएंगे, सातगुड़ी जो स्वीट ऑरेंज बनता है उधर, तो उसमें ये नंबर 1 बीमारी है फ्यूजेरियम के दौरान होता है, उसको ड्राई रूट रॉट कहा जाता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए कार्बेंडाजिम जो सबसे इफेक्टिव केमिकल है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ट्विग ब्लाइट है। ट्विग ब्लाइट में तरह तरह का जो फंदी को इन्फेक्ट करते हैं, जो कोलोटोटिकम हो गया, बुटाई डिप्लोडिया हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, तो इस प्रकार का कुछ बुरसी है जो ये आपको ट्विग के ऊपर इन्फेक्ट करता है। तो वो इसको कंट्रोल करने के लिए राइट आफ्टर हार्वेस्टिंग आपको प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है। और वो प्रूनिंग के तुरंत बाद ये जो रिकमेंडेड केमिकल है, चाहे वो कार्बेंडाजिम हो, थायोफिनेट मिथाइल हो या सिंपल सा बोडो मिक्सचर हो, उसको आपको स्प्रे करना बहुत जरूरी है। ये देखिए प्रूनिंग का मेथड, अगर पौधा छोटा रहा तो या हाथ से नीचे से कर सकते हैं, बहुत बड़ा पौधा है तो फिर आपको सीढ़ी के सहारे प्रूनिंग करना बहुत जरूरी है आपको। और जितने भी प्रून करने के बाद जितने भी आप ऑल द प्रून डेड वुड शुड बी कलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय बर्निंग। उसमें बहुत सारा इनोकुलम रहता है। एक्चुअली बारिश के पानी से यही सेम इनोकुलम आपको फल के ऊपर आता है और फूड ड्रॉप करता है। मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। और जैसे मैं बताया, इसमें वायरस बैक्टीरिया का भी काफ़ी इन्फेक्शन रहता है। जब जिस कांची से या आरी से आप उसको प्रून कर रहे हैं, उसको फिर आपको डिसइंफेक्शन होना बहुत जरूरी है। सोडियम हाइपोक्लोराइट आपको पता ही होगा, आजकल जो हॉस्पिटल में ये कोविड के लिए भी चारों तरफ जो सैनिटाइजेशन हो रहा है, उसमें सेम सोडियम हाइपोक्लोराइट का तत्व रहता है। तो ये सोडियम हाइपोक्लोराइट से आप ये जो आपका प्रूनिंग टूल्स है, चाहे वो सिकेचर हो, कैंची हो, आरी हो, उसको आपको डिसइंफेक्शन करना बहुत जरूरी है। और सेम जो मैं बताया कोलोटोटिकम बुटाई डिप्लोडिया, ये आपको पानी के साथ ये डंठल एंड में आ जाता है, स्टेम एंड में आ जाता है, और स्टेम एंड में इस प्रकार का टिपिकल स्टेम एंड रॉट जो सिम्टम है वो पैदा करता है और फूड ड्रॉप होता है। इसको हम पैथोलॉजिकल फूड ड्रॉप कहते हैं। और जिस बगीचे में सल ज्यादा है, मतलब डेड वुड जहाँ पे ज्यादा है, उस बगीचे में फ्रूट ड्रॉप भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो फ्रूट ड्रॉप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो फंगस है, जैसे कोलोटोटिकम हो गया, फ्यूजेरियम हो गया, आपका डिप्लोडिया हो गया, वो सब ऐसे हर्बर करता है। तो आपको प्रूनिंग अगर रेगुलरली आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्रूट ड्रॉप भी आपका बगीचे में काफी कम हो जाएगा। ये देखिए कोलोटोटिकम का इन्फेक्शन कैसे है, वो टिपिकल ये जो सिम्टम्स है फ्रूट ड्रॉप, ये डिप्लोडिया का सिम्टम देखिए, एक छोटा सा ऐसे दाग जैसा। अगर फिर आगे चल के ये आपका ये ट्रांसपोर्टेशन चेन में भी जाता है। फल तोड़ने के बाद भी जब डिस्टेंट मार्केट में आप इसको भेजते हैं, तो वो उसमें जब उसको प्रॉपर कंडीशंस मिल जाता है, डॉक्टर दिनेश कुमार सर आपको बताएंगे अभी पोस्ट वेब के ऊपर, तो उस कंडीशंस में भी ये सब पैथोजन फ्लेयर अप हो जाता है और काफी नुकसान पहुंचता है। ये देखिए इन्होंने
एक बहुत अच्छा बगीचा है, लेकिन इन्होंने एक गलत काम करके रखा है। ये चुन चुन के उन्होंने जो खराब फल है उन्होंने बगल में रख दिया। इस प्रकार का मेथड कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार जो फल उन्होंने बगल में रखा है उसमें ये सोर्स ऑफ डिजीज इनोकुलम है, और इट इज ऑल्सो ब्रीडिंग प्लेस फॉर द फ्रूट फ्लाइज। फ्रूट फ्लाइज के बारे में अभी बेरे साहब आपको बताया ना, तो फ्रूट फ्लाई भी आके ब्रीड करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, तो बगीचे ये जो अच्छे वाला जो फल है उसमें भी धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ जाएगा। तो सीधे सीधे जो भी जितने खराब फल है उसको दूर ले जाके उसको आइदर दफना दीजिए, ये उसको आग जला के खत्म कर दीजिए। दैट शुड बी द फैक्ट। ये एक एसेरसोनिया फंगस है, अभी लास्ट पिछले कई साल से ये रिपोर्ट आ रहा है, जिसके बगीचे में ये काली मक्खी का प्रॉब्लम ज्यादा है। अभी आपको काली मक्खी के बारे में बताया गया, ब्लैक फ्लाई, उस ब्लैक फ्लाई या व्हाइट फ्लाई जहाँ पे इंसिडेंस ज्यादा है उसके ऊपर ये वो नीम फल स्टेज को खाने के लिए ये एक फ्रेंडली फंगस इसको बोल सकते हैं, उसको उसके ऊपर ये कॉलोनाइज करते हैं ऐसे। तो ये इसको देख के डरने का बात नहीं है। इसका जो मेन रूट कॉज है ब्लैक फ्लाई या व्हाइट फ्लाई, उसको कंट्रोल कीजिए, ऑटोमेटिकली ये आगे चल के वो झड़ जाता है। ये हानिकारक नहीं है फंगस। अभी चलते हैं एक बैक्टीरियल डिजीज में। बैक्टीरियल डिजीज में तो दो ही आता है, सिट्रस कैंकर और सिट्रस ग्रीनिंग, लेकिन कैंकर खासकर नींबू में आता है तो उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा एक सिट्रस ग्रीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है स्वीट ऑरेंजेस के लिए। बहुत भयंकर प्रमाण में ये आ जाता है, बहुत सेंसिटिव है मौसम्बी सिट्रस ग्रीनिंग के लिए। देखिए तरह तरह का इसका सिम्टम्स बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, मॉटलिंग से लेकर डेफिशिएंसी टाइप ऑफ सिम्टम, तरह तरह का सिम्टम इसमें आता है, और आगे चल के इस प्रकार का आपको डाइवॉक और डिक्लाइन सिम्टम उसमें दिखता है। और फल पकने के बाद भी जो नीचे वाला हिस्सा है वो हरा रहता है, इसलिए इसको हम ग्रीनिंग कहते हैं। मौसम्बी में बहुत कम दिखता है, क्योंकि मौसम्बी का जो आप हार्वेस्टिंग जनरली आपका सितंबर अक्टूबर में खत्म हो जाता है, तो जनरली विंटर सीजन में ये इन्फेक्शन ज्यादा दिखता है। ये देखिए मौसम्बी का इस प्रकार का सिम्टम दिखता है, ऊपर वाला हिस्सा पीला रहता है और नीचे वाला, इसको स्टाइलर इन ग्रीनिंग बोलते हैं, नीचे वाला हिस्सा हरा रहता है। तो ये सिट्रस ग्रीनिंग का जो है ये वेक्टर है सिट्रस सीला। सिला के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है, टिपिकल 45 डिग्री एंगल में बैठा रहता है, और जिस बगीचे में सिला का इंसिडेंस ज्यादा है उस बगीचे में सिट्रस ग्रीनिंग भी ज्यादा है। तो ग्रीनिंग को कंट्रोल करने के लिए पहला काम आपको क्या है, सिट्रस सिला को आपको खत्म करना पड़ेगा। हाँ, जितने भी नीम, ये देखिए ऐसे चिपका हुआ नीम फल स्टेज रहता है और ये एडल्ट है। जैसे आदमी को मच्छर काटने से ये बीमार पड़ता है, सिमिलरली ये सिट्रस सिला भी एक आपको इन्फेक्टेड बगीचे से हेल्दी बगीचे में उसका ट्रांसमिट कर देता है। तो उसको फिर ग्रीनिंग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या है, एक तो आपको ग्रीनिंग फ्री मटेरियल यूज करना पड़ेगा, सिट्रस साइला को खत्म करना पड़ेगा, और एक सिंस इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज तो एक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप ऑफ जो एंटीबायोटिक है उसको हम रिकमेंड करते हैं। लिडरमाइसिन हो गया, उसका डोज है 600 ppm, मतलब 6 ग्राम 10 लीटर पानी में, उसके साथ साथ जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट उसका फिर 200 ग्राम एक झाड़ में आपको सॉइल एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि इसके साथ साथ डेफिशिएंसी लाइक सिम्टम भी रहता है मोस्टली जिंक और आयरन, तो इसके लिए हम जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कंट्रोल करेंगे तो 100% क्योर तो नहीं होगा, बट यू विल गेट ए रीजनेबल कंट्रोल। बडवुड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे मैं ग्रीनिंग के साथ साथ बहुत सारा वायरस बीमारी भी है, सिट्रस ट्रिस्टिया हो गया, मोजाइक हो गया, एक्सोकोटिस हो गया, तो उसको लिए कोई परमानेंट क्योर नहीं है। ओनली थिंग आपको ये इंडेक्सिंग या डायग्नोसिस करके पहले आपको चेक करना पड़ेगा वेदर उसमें वो बीमारी है कि नहीं। फिर उसको जब हेल्दी पौधा मिलता है, पैथोजन फ्री जो साइन मिलता है, उसको फिर आप प्राइमरी सेकेंडरी नर्सरी में ले जाके फिर आपको मास मल्टीप्लिकेशन करके उसको डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल आपको इस्तेमाल करना होगा। डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल ओनली क्योर है सिट्रस ग्रीनिंग और वायरस बीमारी के लिए, दूसरा कोई परमानेंट क्योर है ही नहीं, कोई टिपिकल केमिकल है ही नहीं, उपलब्ध नहीं है आज तक। ये देखिए डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल हम कैसे बोलेंगे, जो जिसमें ऊपर वाला हिस्से में साइन पोर्शन में आपका जो जिस मातृवृक्ष से आप बडवुड लेके आ रहे हैं उसमें ये सिटीबी और सिट्रस ग्रीनिंग, यही दो ही मेन हानिकारक जो जंतु है उसमें नहीं होना चाहिए, पैथोजन नहीं होना चाहिए। एक वायरस होता है और एक बैक्टीरिया, और नीचे वाला हिस्से में जहाँ पे अब रूट स्टॉक है जहाँ उसमें बिल्कुल फाइटोप्थोरा का नहीं होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे कि ये डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल है। तो उसको आपको बगीचे में इस्तेमाल, ये अब एक चीज इधर मान के चलिए कि डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल इज नॉट ए रेजिस्टेंट कल्टीवार, इट इज जस्ट ए हेल्दी बेबी। इसमें कोई भी
इसका मतलब ये नहीं कि जब आप बगीचे में आप ले जाके उसको प्लांटिंग करें कि उसके ऊपर कोई भी बीमारी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। उसको बाकी तो मैनेजमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। ओनली थिंग है इसमें आपको, सिंस इट इज ए हेल्दी बेबी, तो इसका लाइफ स्पैन ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर शुरू में ही उसमें बीमारी रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपको 3-4 साल में पौधे के डिक्लाइन और डाइवर्स सिम्टम आ जाता है, जो इसमें नहीं आएगा। तो मैं खत्म करने से पहले थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब तक बताया। ये देखिए, नर्सरी स्टेज में आपको 1 2 3 4 जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। जिस पॉटिंग मिक्सचर से आप पौधा बना रहा है उसको सॉइल सोलरेशन या सॉइल फ्यूमिगेशन करके उसको स्टेराइल कीजिए, फिर उसमें आप पौधा बनाइए नर्सरी प्लांट। कंटेनराइज्ड नर्सरी सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना सारा प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर कुछ पौधा खराब हो जाता है स्ट्रेट अवे उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर ओपन बेड नर्सरी होता तो वो नहीं कर सकते आप। और जो बडिंग हाइट है वो 9 to 10 इंच ऊपर में हमेशा बनना चाहिए। उसमें आपको फिर फाइटोप्थोरा डिंकिया से काफी कंट्रोल में आएगा। और बगीचे के अंदर वाटर स्टेग्नेशन बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। जहाँ पे भी वाटर स्टेग्नेशन होगा फाइटोप्थोरा उसमें आएगा। डबल रिंग मेथड ऑफ इरिगेशन में जाइए। पट पानी आप देते हैं तो इस प्रकार के पानी का इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज ड्रिप का इस्तेमाल कीजिए। उसमें डिंकिया या रूट रॉट का इंसिडेंस काफी कम रहेगा। साल में 2 बार बोर्डो पेस्टिंग कीजिए। 1 किलो चूना 1 किलो मोरचून 10 लीटर पानी, ये रेशियो है जून के महीने में और अक्टूबर में। हमारा विदर्भ कंडीशन के लिए बोल रहा हूँ, तो ये इस्तेमाल कीजिए। और रेगुलरली प्रूनिंग कीजिए। प्रूनिंग करने से आपका फ्रूट ड्रॉप भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रूट ड्रॉप के लिए जो पैथोलॉजिकल फ्रूट ड्रॉप के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फंगस है वो इसको सब सल में रहता है। तो सल को आप प्रून कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी आपको रिड्यूस हो जाएगा। और मेटालक्सिल या रिडोमिली एलिएट का इस्तेमाल कीजिए ये कंट्रोल करने के लिए, जब आपको बगीचे के अंदर डिंकिया का प्रकोप ज्यादा रहेगा। इनार्चिंग करके भी पौधे को रेजिमिनेट कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल कीजिए, खासकर जो लोग ऑर्गेनिक में है या ऑर्गेनिक के लिए ट्राइकोडर्मा बहुत अच्छा है ये फाइटोप्थोरा मैनेजमेंट के लिए। और रेगुलरली वेक्टर कंट्रोल कीजिए, चाहे वो आपका एफिड्स हो, मावा हो, सिट्रसिला हो या लीफ माइनर। ये मैं मतलब लीफ माइनर जनरली सिट्रस नींबू में सिट्रस कैंकर को स्प्रेड करता है। तो ये कुछ